नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हो रहे प्रयासों की। सरकार स्कूलों को बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसके लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भूपेश सरकार ने प्रदेश के 32 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों में बदलने का फैसला लिया है। पिछले साल सरकार ने ऐसे ही कई अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की शुरुआत की थी, जिसमें हजारों बच्चे आज अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। अब सरकार हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रही है। उधर बीजेपी नेता ने सरकार पर निशाना साधा है और इसे दिखावा करार दिया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रखे हैं, भूपेश सरकार में कितनी बदली प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में बच्चों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, प्रदेश के विकास के लिए बेहतर शिक्षा आखिर कितनी जरूरी है, भूपेश सरकार को नए शिक्षा मॉडल से 2023 में कितना फायदा होगा, क्या शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम भूपेश सरकार कर रही है। इससे इतर महत्वपूर्ण सवाल यह भी खड़ा होता है कि एक तरफ शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। एक सवाल यह भी कि शिक्षकों की कमी क्या शिक्षा के स्तर को सुधारने में कोई बाधा तो पैदा नहीं कर रही है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बाद अब हिंदी मीडियम में ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रदेश भर के 32 सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों में बदला जाएगा। यह बदलाव ठीक वैसा ही होगा जैसा स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बदलने के लिए किया गया था। राजधानी में इसके लिए 4 बड़े सरकारी स्कूलों का चयन भी हो चुका है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के 171 विद्यालयों की स्थापना के बाद और उनकी ऐतिहासिक सफलता के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कुछ सरकारी हिंदी माध्यम के विद्यालयों के भी उन्नयन की जो घोषणा की गई है और प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम के बाद छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा की गुणवत्ता है और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। इस प्रयास के तहत तकरीबन हर जिला मुख्यालय के प्रमुख हायर सेकेंडरी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाने के लिए चयनित किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी सूचना सभी जिलों को भेज दी गई है। उन्हें स्कूलों का चयन कर उसे जल्द ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार के इस प्रयास पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। 2003 में जब छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, तब बीजेपी की सरकार आई और एक बड़ा काम किया। हजारों स्कूल खोले, ड्रॉप आउट रेट 11% था, 1% कर दिया। लेकिन ये सरकार शिक्षा के नाम पर एक बाहरी दिखावा ही करना चाह रही है। सारे स्कूलों का उन्नयन भी करें आप, कुछ चुनिंदा स्कूलों का ना करें, नए स्कूल भी आप खोलें, केवल कहीं रंगारोगन करा दिया, उससे शिक्षा और युवाओं के भविष्य में सुधार नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक इन्हें आने वाले सत्र से ही खोला जाएगा। इन स्कूलों में हिंदी माध्यम से बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले सरकार ने पिछले साल प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल शुरू किए थे। इन स्कूलों में 74,000 अंग्रेजी और 60,000 हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार के इस प्रयास को कई जानकार 2023 से भी जोड़कर देख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सरकार एक साथ हर क्षेत्र में काम को गति दे रही है। संकेत साफ है, सरकार 2023 को लेकर किसी भी एक वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। हर वर्ग को कुछ न कुछ फायदा देना चाहती है। टीम न्यूज स्टेट। तो प्रयास कई हो रहे हैं कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए जाए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं कि सिर्फ 32 स्कूल ही क्यों, सिर्फ कुछ ही इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों, उनमें क्या और बढ़ावा नहीं हो सकता है, हिंदी मीडियम में कुछ ही स्कूल का चयन क्यों। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षकों की कमी है वो कैसे दुरुस्त होगी, उसे कैसे पूरा किया जाएगा। हम
विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती पर कब विचार करेंगे? ऐसे कई मसले हैं जिन पर सवाल जवाब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़ के हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित जी आप ही से करते हैं। एक बड़ा फैसला लिया है, हिंदी मीडियम स्कूलों का चयन किया गया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जाएगा, सुविधाएं उनमें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल जुड़ चुका है सर कि सिर्फ 32 स्कूल ही क्यों, समग्र शिक्षा के स्तर को सुधारने पर विचार क्यों नहीं? देखिए दीपेश जी, आपको बता दूं कि लगातार जब से हमारी सरकार आई है और जब हमारी सरकार आई तो हमें क्या मिला, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो जब वो हम लोग आए तो हमने जब बागडोर संभाली दीपेश जी, तो हमें मिली छत्तीसगढ़ में गरीबी, कुपोषण, किसान आत्महत्या, नक्सल और आदिवासियों की बदहाली, बेरोजगारी और उसी प्रकार शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो स्तर छत्तीसगढ़ में कम से कम देखने का हमें नहीं मिला। हमारी सरकार का ये मानना है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की देखरेख और एक मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो उनके तक जरूर पहुंचना चाहिए। और उसी परिपेक्ष में हमने अपने 3 साल के छोटे से कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने साथ जोड़ के एक छत्तीसगढ़ मॉडल बनाया। और आपने जो कहा, मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से कार्यकाल में हमने गरीब बच्चों के सपनों को में पंख लगा और लगभग 1,36,000 दाखिला उसमें हुआ। आपने कहा कि सिर्फ 32 ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं 20-21 में 52 स्कूल प्रारंभ किए गए और आज 171 स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो स्कूल है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि आज का जो बच्चा हमारा है वो कल का हमारा जो आज नौनिहाल है वो कल देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। तो उन्हें अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा कैसे मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिले और उसी परिप्रेक्ष्य में उनके लिए अच्छी स्कूल, उनके लिए लाइब्रेरीज और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उसमें हो और लगातार एक भौतिक जो विज्ञान और गणित के लैब उसमें हो, सारी चीज स्कूल परिसर में उनको लॉकर की सुविधा दी गई। एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया और लगातार धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया कि 28 जिलों में 171 जो स्कूल खोले गए और उन स्कूलों के माध्यम से उन्नयन और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डीएमएफ फंड की जो राशि थी उसके तहत ये पूरी योजना को हमने अमली जामा पहनाया और एक बेहतर वातावरण बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसके इस्तेमाल से गरीब बच्चों के लिए जो उनके हक था तो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, हमारी सरकार आने के बाद वो बेहतर सुविधाएं भी उनको मिल रही है और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं दीपेश। बिल्कुल मानते हैं कि ठीक है, कुछ स्तर पर कहीं ना कहीं इससे बच्चों के भविष्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। मैं लौट रहा हूं अमित जी आपके पास। राजीव जी से कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी, जब शिक्षा के स्तर पर सुधार हो रहा है, 32 ऐसे स्कूलों को डेवलप किया जा रहा है जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होगा, जिनमें सुविधाओं का इजाफा होगा, दिक्कत कहां पर है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं ये जो स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो स्कूल शुरू, इन्होंने जो पुराने हिंदी स्कूल है उनका उन्होंने उन्नयन करके उसको अंग्रेजी माध्यम में तब्दील कर दिया। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन उन हिंदी जो माध्यम के बच्चे जो बहुत निम्न गरीब वर्ग के बच्चे थे उन स्कूलों में ताले लग गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्कूल थे, जैसे शहीद स्मारक स्कूल था, जैसे यहाँ पर आरडी तिवारी स्कूल था जो नगर निगम के स्कूल थे, उसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। अब वो हिंदी मीडियम के बच्चे कहाँ जाएंगे? अब रायपुर में जो गर्ल्स, सबसे बड़ी जो गर्ल्स स्कूल थी जिसको पहले से बहुत उन्नत है, उसको इन्होंने बोला कि हम इनको और उन्नत करेंगे। तो जैसे रायपुर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो फव्वारे बार बार बनाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फंड एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है। हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारी मांग है कि जो हिंदी माध्यम स्कूल को आप लोगों ने भूल गए, गांव के हिंदी मीडियम के स्कूल को आप भूल गए, उनका उन्नयन किया जाए। और आप केवल 6 स्कूल, जैसे रायपुर के आसपास कुल 6 स्कूल बनाए गए हैं, वो 6 की आवश्यकता नहीं है साहब, उसे 60 स्कूलों में तब्दील करना पड़ेगा।
और जिन हिंदी माध्यम स्कूलों को आप भूल गए हो उनका बहुत उन्नयन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तो अपग्रेड केवल कहीं ना 6 कहीं स्कूल का काम मॉडल दिखा के होता आप रहना अपनी चाहिए। पीठ यही थपथपा भारतीय रहे। जनता पार्टी की मांग है कि जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, इसमें और सुधार होना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा ही कहीं ना कहीं सुझाव अगर मिलता रहे विपक्ष की तरफ से तो सरकार अच्छा काम करती रहेगी। मौजूद रहिएगा, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो मैंने किया अमित जी से कि हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने 32 स्कूलों को सेलेक्ट किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सुधारेंगे, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस 32 की जगह हम सारे स्कूलों को इन्वॉल्व करते और तमाम तरह के सुविधाओं की जगह हम कुछ कुछ स्टेप करके आगे बढ़ते? दीपेश जी, शिक्षा हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और शिक्षा के अधिकार का कानून भी है। यदि सरकारें, कोई भी किसी भी राज्य की किसी भी राजनीतिक दल की सरकार होती है, यदि वो हर जो है शिक्षा के अधिकार को हर बच्चे तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो निश्चित तौर पर वो उसे हम बहुत सफल सरकार के रूप में नहीं देख सकते। आप देखिए कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिरा है खासकर सरकारी स्कूलों में, उसकी वजह क्या है? क्या निजी क्षेत्र इसकी वजह है कि सरकार ने निजी क्षेत्र को प्रमोट करना शुरू कर दिया? आज आप देखिए कि आप सिर्फ 32 स्कूल खोले या जो है आप और ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड करें, सिर्फ इनकी संख्या सीमित क्यों? हर गांव में, हर जहां भी आवश्यकता है अच्छे स्कूलों की और अच्छे टीचर्स की, शिक्षा का स्तर तय होता है वहां पढ़ाने वाले शिक्षक से। अस्पताल, यदि सरकारी अस्पताल की जब बात करते हैं तो वहां डॉक्टर कैसे हैं उस पर बात करते हैं। आप ये देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में जो है निजी क्षेत्र हावी है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो नीतियां हैं कि आप अच्छा टीचर नहीं देंगे तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? यदि स्कूल में टीचर नहीं होगा तो प्राइवेट स्कूल में जाना मजबूरी होगा। ये सरकार सुनिश्चित क्यों नहीं करती कि हर स्कूल में टीचर हो और अनिवार्य रूप से वहां बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए। आप देखिए, जैसे दिल्ली में हुआ था दीपेश जी कि केजरीवाल सरकार ने जब स्कूलों का प्रचार प्रसार शुरू किया तो दूसरे राज्यों को भी ये लगा कि ये बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है। तो आप मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला कि सीएम राइज स्कूल खोले, छत्तीसगढ़ में भी दिखा, लेकिन इनकी संख्या सीमित है और आपको एक फोकस कुछ ही स्कूलों पे क्यों करना पड़ रहा है? आप यदि अपनी सरकारों में, इतने देश को जो है आजाद हुए इतना लंबा समय हो गया, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर जब प्राइमरी स्तर पर नहीं होगा तो फिर हायर एजुकेशन में भी नहीं होगा, फिर प्रोफेशनल भी नहीं होगा, फिर जो है लोगों को पलायन के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है तो ये और प्राइवेट स्कूलों का सहारा आपको लेना पड़ता है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे पहले बेहतर टीचर, और वो टीचर जो कम से कम उसके पास ऐसी डिग्री हो कि वो बच्चों को पूरी नॉलेज दे सके। आपने जो क्वालिफिकेशन रखते हैं टीचर की भर्ती की, वो हमने देखा है कि जैसे व्यापम जैसे घोटाले होते हैं तो उसमें जो सिंपल ग्रेजुएट रखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको यदि अच्छे टीचर चाहिए तो क्वालिफिकेशन के बारे में भी एक बार तय करना होगा कि किस जो है क्वालिफिकेशन के लोगों को भर्ती किया जाए। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और अमित जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौट रहा हूं कि हम स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बदल रखे हैं, हम स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त तो बना रखे हैं, लेकिन क्या उन स्कूलों में शिक्षक हैं? अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो हजारों ऐसे स्कूल हैं प्रदेश में, और सरकारी का जिक्र कर रहा हूं, जो एक एक शिक्षक के भरोसे चल रखे हैं। फिर हम कैसे उनको भौतिक की लैब में अच्छी सुविधा उत्पन्न करा पाएंगे? फिर हम कैसे उन्हें रसायन शास्त्र में और अव्वल कर पाएंगे? फिर हम कैसे उन्हें एक बहुत अच्छे गणित के शिक्षक से गणित पढ़वा पाएंगे? ये संभव लगता नहीं है। और ये रिपोर्ट भी हमने कुछ दिन पहले देखी थी कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों का अब एक खाका तो तैयार कर दिया, बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वहां पर जो स्किल्ड शिक्षक हैं उनकी कमी है। एक कहावत है, वेल बिगेन इज हाफ डन, और जिस प्रकार से 2021 में हमने 52 स्कूल प्रारंभ किए थे और उसके बाद 21-22 में 119, मतलब 171 स्कूल इस प्रदेश में हमने ओपन किए। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शाला जो योजना हमने लाई है, उसमें अगर आप देखेंगे प्रदेश में खोले गए जो अंग्रेजी माध्यम है उसकी अपनी एक अलग पहचान हो गई है। और सुकमा से लेकर सरगुजा तक
हर बच्चा चाहे वो किसी भी वर्ग का हो वहां एडमिशन ले सकता है। और जिस प्रकार के आवेदन आ रहे हैं, देखिए फंडामेंटल राइट्स है, जैसा दिनेश जी ने कहा, निश्चित तौर पे बच्चों का ये फंडामेंटल राइट्स है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसको अच्छी शिक्षा दे, अच्छी नीतियां के तहत उनको ट्रेन करे, क्योंकि यही हमारे देश के कल भविष्य है। हमारे प्रदेश के हमारे बच्चे जो है कल हमारे प्रदेश के भविष्य है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ कि जब हमने ये स्कूल लिया और स्कूल रीओपन किया और वहां पर बच्चों ने दाखिला लिया, और कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और ऑनलाइन क्लासेस उनको लिया गया। और स्किल, जैसा आपने कहा, स्किल जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, लगातार ट्रेंड और स्किल स्टाफ जो है हमने रखा भी है। उनको ट्रेनिंग समय समय पे कैंप भी चला रहे हैं कि वो ट्रेंड हो जाए, और एक योजना पूरा ऐसा लाके। लेकिन उसके बाद भी अमित जी, प्रदेश में शिक्षकों की कमी है। एक स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं उसके एक अंश को बता देता हूं। हमने सीएम राइज स्कूल ओपन किए, आप उसको आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल बोल सकते हैं, जिसका आपने नाम रखा है। हम अब ये 32 नए हिंदी मीडियम स्कूल को रीडेवलप कर रखे हैं। इन स्कूलों में ये तो अभी हमने शुरू किया, लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं उनमें स्थिति ये हुई कि जो दूसरे प्रदेश के अन्य स्कूल थे वहाँ के भी जो अच्छे शिक्षक हैं उन्हें हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और जो बाकी स्कूल थे वहाँ पर शिक्षकों का टोटा हो गया, शिक्षकों की कमी हो गई। अभी हाल ही का डेटा है जिसमें 4000 प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहाँ सिंगल शिक्षक के माध्यम से वो स्कूल चल रहे हैं। तो क्या ये भेदभाव नहीं है उन बच्चों के साथ? प्रदेश के ही हैं, अपने ही बच्चे हैं। निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा जो एक नीति बना के कार्य किया जा रहा है, मैंने जैसा कहा कि कोई भी प्रदेश में, मुझे ऐसा लगता है दीपेश जी, कि कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा नीति बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बड़े दुख के साथ, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के समय अगर मैं जाऊंगा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं गया। इस विषय पे शायद ज्यादा ध्यान देना था, ध्यान नहीं दिया गया। और हमारी सरकार आने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, तो अनुभवी शिक्षकों को रखा गया, नौनिहालों को कैसे और बेहतर सुविधा धीरे धीरे हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं वो फेस बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे एज सुन एज पॉसिबल आप देखेंगे कि सरकार का ध्येय है कि हर बच्चे को, जो हमारे इस प्रदेश का बच्चा है, उसको बेहतर शिक्षा मिले, उसका जीवन खुशहाल हो। शिक्षकों की भर्ती कब होगी? कब शिक्षकों की कमी दूर हो पाएगी? और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि हम कुछ स्तर पर तो बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, और कुछ जगह, या फिर हम उसी जिले का जिक्र क्यों ना कर लें, अभी हाल ही में गरियाबंद की एक तस्वीर नजर आई थी जहां जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे थे, छज्जा गिर गया तो पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ी। और ये सिर्फ एक गरियाबंद का मामला नहीं है, प्रदेश के ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां परिस्थितियां ऐसी ही है। तो हम सिर्फ 32 स्कूलों पर जितना खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे को अगर हम प्रदेश के तमाम स्कूलों में बांट दें तो हम एक एक करके स्तर को बढ़ा सकते हैं ना। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत सारे ऐसे दुखद दृश्य देखने को मिलते हैं जहां पर वाकई अगर बारिश हो जाती है, बच्चों की जान जोखिम में रहती है, निश्चित तौर पे उनको पेड़ के नीचे भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, एक कार्य योजना बना के इस पे हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विद्यालय खोले जा रहे हैं। लगातार मैंने जैसा आपको कहा कि आने वाले समय में सर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि विद्यालय खोलने के बजाय जो ऑलरेडी चल रहे हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दिया जाए ना। 32 ही क्यों सेलेक्ट करेंगे? मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजीव जी, कोई और सुझाव विपक्ष के पास है कि ऐसा और कर लिया जाए तो शिक्षा के स्तर में सुधार हो जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? हाँ दीपेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो हिंदी मीडियम, जैसा आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, रायपुर में शहीद स्मारक स्कूल हुआ करता था जिसमें निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। अब वहां ताले लग गए। अब वहां के बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम में जाएंगे नहीं, 10,000 महीना, तो वो कहाँ जाए? तो स्कूलों का उन्नयन वहां हो रहा है। जो कहता ना कि जिसके सर में तेल थे उसके सर के ऊपर और तेल लगा दी। और जो हिंदी मीडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो स्कूल पहले से उन्नत थे, जिनकी अच्छी बाउंड्री वॉल थी, जो जिनको 15 वर्षों में हमने डेस्क बेंच दिया, तमाम बच्चों पोस्टिंग की, नई पोस्टिंग की, तो उनका उन्नयन कर रहे हैं। तो उन्नयन के नाम पे आप अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो उन्नयन नहीं होता है। अभी हुआ क्या है कि उन्नयन के नाम पे बड़े बड़े कमरे खोल दिए जाएंगे,
बहुत सारे लाइब्रेरी के कमरे खोल दिए जाएंगे। लेकिन जैसे गुप्ता जी ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जब तक अरे सर स्मार्ट क्लास बनेगी ना, वहां पर टेलीविजन स्क्रीन के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, स्किल्ड शिक्षक वहां पर अच्छे से जो शिक्षा का काम है वो करवा पाएंगे, जो फर्नीचर है वो वेल क्लास होगा, तो ये तमाम सुविधाएं मिलेंगी ना सर बच्चों को। नहीं साहब, ये सब सुविधाएं पहले से है। मैंने कहा ना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से, उसके ऊपर री इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है, जबकि आवश्यकता ये है कि विकेंद्रीकरण किया जाए। नहीं तो 15 साल में सिर्फ ये कुछ ही स्कूलों में व्यवस्थाएं क्यों कर पाए आप? जो स्कूल आज भी जर्जर के हैं, जहाँ के बच्चे आज भी एक कमरे में पढ़ रहे हैं, जहाँ आज भी खपरेल में विद्यालय लग रहा है, वहां पर नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं, हमको तो विरासत में कुछ भी नहीं मिला था दीपेश जी। हमने चिकित्सा और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया है। आज अगर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बढ़ी है, छत्तीसगढ़ के बच्चे एयर होस्टेस में भी बन रहे हैं और इसरो में भी जा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि पिछले 15 वर्षों में हमने शिक्षा का जो मूल होता है, बच्चों की मेहनत कहीं नहीं होती ना सर, आप लोगों की ही बदौलत सारे बच्चे ये सब कर पाते हैं। दिनेश सर से कमेंट ले लेता हूं मैं, लौट रहा हूं राजीव जी। आप और अमित जी के राजनीतिक दल ही हैं जिनकी बदौलत आज सब कुछ संपन्न हो पा रहा है। देश में बच्चे पायलट भी बन पा रहे हैं, डॉक्टर भी बन पा रहे हैं, इंजीनियर भी बन पा रहे हैं। उस बच्चे की और उसके माता पिता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दिनेश सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, मैं लौट रहा हूं सर। दिनेश सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, छत्तीसगढ़ में अब एक ऐप भी लॉन्च हुआ था, दीक्षा ऐप, और उसके जरिए कोशिश की गई थी कि स्थानीय बोली और भाषा में भी पाठ्यक्रम को शुरू किया जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के नवाचार से कोई फायदा हो सकता है क्या? जी, अभी केंद्र सरकार ने भी चैनल्स की शुरुआत की बात की है। हम चैनल्स के जरिए शिक्षा देंगे, आप टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जो रूरल एरिया, इंटीरियर के जो इलाके हैं, जहाँ के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्या वहाँ कनेक्टिविटी है? कनेक्टिविटी जो है आप किस तरह से उपलब्ध कराएंगे? क्या आपको फास्ट इंटरनेट हो, वो आप कैसे कराएंगे? समस्या क्या है? शिक्षा तो वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए कि जहाँ कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सरकारें बदलने के बाद नीतियां नहीं बदलना चाहिए। शिक्षा वो क्षेत्र होना चाहिए जहाँ परमानेंट नेचर का आप कोई भी चाहे स्कूल बनाए या टीचर या भर्ती की प्रक्रिया बनाए, बिल्कुल ऐसी नहीं होना चाहिए कि जिससे जो है हर बच्चा प्रभावित। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कह तो रहे हैं कि हमने ये लॉन्च कर दिया है, लेकिन पता चला वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल की नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अमित जी, एक और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हम ड्रॉप आउट रेट का जिक्र करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दे रखे हैं, लेकिन उससे इतना ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। साल भर के अगर आंकड़े को देखें तो हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट कर रखे हैं। इसके पीछे की कोई खास वजह? जिस प्रकार से राजू भाई अभी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को उन्हें दिग्भ्रमित सर, वक्त बहुत कम है, ड्रॉप आउट पर एक सवाल संक्षेप में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, 1,36,500 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, जिसपे 70,000 सर हर साल 1 लाख ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और 66,500 बच्चे हिंदी मीडियम के। और मैंने जैसा कहा ना कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते थे और जो एडमिशन नहीं ले पाते थे, ठीक है सर, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर हम कुछ स्कूलों को डेवलप कर रखे हैं और दूसरे स्कूल बंद हो रखे हैं, और अगर वहां के बच्चे ड्रॉप आउट कर रखे हैं, उस पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और वाकई में शिक्षा के स्तर को सुधारने की अभी दरकार है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।